हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आंकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में पास हुए, 40% दोनों विषयों में पास हुए, 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इस सवाल को हम वेन डायग्राम के साथ समझेंगे, सोल्व करेंगे इसको। देखिए ये जो डेटा दे रखा है, ये जो सर्कल दे रखा है, ये आपका नागरिक शास्त्र का दे रखा है और ये आपका इतिहास का दे रखा है। ये डेटा किसका है? ये डेटा पास होने वाले छात्रों का दे रखा है। तो दोनों विषयों में कौन कितने लोग पास हुए थे? तो दोनों विषयों में आपके पास हुए थे 40%। तो हम यहाँ लिख लेंगे 40, ठीक है। और 65% किसमें हुए थे? नागरिक शास्त्र में। यानी ये पूरा गोला कितना दर्शा रहा है? 65% को। इसमें से 40% तो इसमें आ गया, तो बचा कितना? 25% बचा। तो 25% कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज में दे रखा है। उसके बाद 60% इतिहास को दर्शाता है। तो 60% में से 40% तो यही हो गया, बचा कितना? 20% बचा। तो कुल मिला के ये डेटा हो गया आपका पास होने वालों का। तो कुल मिला पास हुए कितने? तो 25 + 40 + 20, तो 20 और 40, 60 और 25, 85। यानी कुल मिला के 85% बच्चे क्या हुए थे? पास हुए थे। तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे? तो फेल हुए होंगे आपके 100 - के 85, यानी कि 15%। यानी 15% बच्चे क्या हुए आपके? फेल हुए हैं। लेकिन आपसे कहा कि फेल कितने हुए? 900 छात्र फेल हुए। तो 900 नहीं, 90 छात्र क्या हुए? फेल हुए। तो 15% का डेटा किसके बराबर दे रखा है? 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 90 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 90/15, ठीक है। कितना कटेगा? 6 मान। यानी 1% की वैल्यू होगी 6। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल छात्र कितने थे? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 × 100, यानी कि 600। यही क्या जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, 2 रेलगाड़ी पटना से क्रमशः 6:30 बजे और 6:30 बजे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रांची की ओर चली। पटना से कितने किलोमीटर दूरी पर वे एक साथ मिलेंगी? तो देखिए टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, समझ लीजिए इसी तरह से। देखिए ये मान लीजिए ये स्थान क्या है आपका? पटना, और इधर चल रही है रांची की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक ट्रेन कितने बजे जाती है? एक ट्रेन जाती है आपकी 6 बजे, दूसरी चलती है 6:30 बजे। इतना यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए, जो ट्रेन आपकी 6 बजे चलती होगी वो 6:30 बजे तक, यानी कि आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? देखिए पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, वो कितनी स्पीड चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो इसका मतलब आधा घंटे यानी 6:30 तक कितना दूरी तय कर देगी? 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो 6:30 बजे तक मान लेते हैं कि पहली ट्रेन है वो 30 किलोमीटर दूरी चल देती है ये वाली, और पहुंच जाती है कहाँ पे? इस स्थान पर पहुंच जाती है। क्लियर? ये कोई भी स्थान होगा। अब 6:30 बजे कौन सी ट्रेन चलेगी? दूसरी ट्रेन चलेगी, जो कि कितनी स्पीड से चल रही है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और पहली ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है? ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब क्या करना है? अभी आपसे पूछा कि पटना से कितनी दूरी पर, ये कौन सा शहर है? ये आपका पटना है। पटना से कितनी दूरी पर इस वाली ट्रेन को ये वाली ट्रेन पकड़ लेगी? तो ये वाली ट्रेन को पकड़ेगी कौन सी ट्रेन? ये वाली ट्रेन पकड़ेगी। तो किस स्पीड से पकड़ेगी? दोनों की सापेक्षिक चाल से पकड़ेगी। तो दोनों की सापेक्षिक चाल क्या होती है? दोनों की सापेक्षिक चाल हो जाएगी आपकी दोनों चालों का अंतर, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो सापेक्षिक चाल हो जाएगी आपकी 75 - के 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पकड़ेंगे। तो पकड़ेंगे कैसे? देखिए, अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे, तो कुल दूरी इनके बीच की है कितनी? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा? 15 की स्पीड से बटे 15 कर देंगे, यानी कि 2 घंटे लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे। तो इसका मतलब दूसरी जो ट्रेन है वो पहली ट्रेन को 2 घंटे में पकड़ लेगी। तो जब दूसरी ट्रेन पहले की ट्रेन को 2 घंटे में पकड़ लेगी, तो इसका मतलब 2 घंटे में यहाँ से दूरी चली होगी, कितनी दूरी के बाद ही तो पकड़ेगी। तो 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगी? तो दूरी चल देगी आपकी, ये दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 75 गुणा 2 यानी कि 150 किलोमीटर। तो इसका मतलब पटना से 150 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेगी? ये पहली दूसरी जो ट्रेन है वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पकड़ लेगी, तो आपको निकाल ही लिया था। अब कितनी दूरी के बाद पकड़ेगी? तो जब 2 घंटे बाद पकड़ेगी तो 2 घंटे दूरी चलेगी नहीं चलेगी? तो 2 घंटे दूरी चलने में
मतलब 2 घंटे समय चलने में इसको 75 की स्पीड से चल रही है तो कितनी दूरी तय कर देगी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, यानी 75 इंटू 2 यानी कि 150 किलोमीटर। इसका मतलब ये पटना से 150 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में आई परिवर्तन का प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है आयत का क्षेत्रफल। एक बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर घटेगी तो क्षेत्रफल भी घटेगा। तो देखिए जब भी आपकी मतलब क्या कहते हैं, जब भी आपकी क्या होगी रेगुलर लगातार 2 वृद्धि या कमी दिखाई जाएंगी या फिर एक वृद्धि या एक कमी दिखाई जाएगी, तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको आप एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए वृद्धि दे रखी है 40% की, तो हम यहाँ रख लेंगे 40, और कमी दे रखी है 30%, तो हम कर देंगे माइनस के 30 प्लस 40 गुणा माइनस के 30 बटे में 100। ठीक है, क्योंकि कमी को माइनस से दर्शाएंगे और वृद्धि को प्लस से दर्शाएंगे। तो ये कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 10 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 से 0 खत्म या माइनस के 12, तो 10 माइनस के 12 बराबर माइनस के 2। माइनस के 2 का मतलब होता है कि 2% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। परिवार के कुल सदस्यों की औसत आयु बताइए। परिवार में कुल सदस्य है कितने, देखिए दादा दादी 2 हो गए, माता पिता भी 2, यानी 2 और 2 4, 4 और 3 7, यानी कुल सदस्य कितने हैं, 7 हैं। तो देखिए दादा दादी की औसत आयु दे रखी है 67 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 67 इंटू 2 यानी कि 134। क्लियर। अब देखिए माता पिता की औसत आयु कितनी दे रखी है, 35, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 35 गुणा 2 यानी कि 70, और 3 पौत्र पत्नियों औसत आयु कितनी दे रखी है, 6 वर्ष, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 यानी कि 18। कुल मिला के सभी का योग कितना हो जाएगा, तो सभी का योग हो जाएगा आपका 134 प्लस के 70 प्लस के 18 बराबर, ये हो जाएगा आपको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 13 21 और 1 22, 222। कुल मिला के योग हो जाएगा आपका 222। अब आपको औसत चाहिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी कि 222 बटे संख्या कितनी है आपकी, यानी कुल सदस्य कितने हैं, 7। जब 222 में 7 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा, 31 सही 5 बटे 7 आएगा। भाग देख लीजिए आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वो कितने समय में पार करेगी। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी रेलगाड़ी को कोई आमने सामने से मतलब सामने से व्यक्ति आता हुआ यानी विपरीत दिशा से आता हुआ व्यक्ति क्रॉस करेगा, तो इनकी सापेक्षिक चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी, यानी 25 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये। यदि रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी 25 माइनस के 2 कर देंगे। लेकिन आपको सवाल में दे रखा है विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो इसका मतलब सापेक्षिक चाल आपकी जुड़ जाएगी। तो देखिए चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी 25 प्लस 2 यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 270 मीटर। 270 मीटर दूरी क्यों होती है, 270 मीटर दूरी क्यों है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है तो उसकी जितनी लंबाई होती है रेलगाड़ी की वो उतनी ही दूरी कवर करती है पार करने के लिए, इसलिए हम रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। तो दूरी बराबर हो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय, सॉरी दूरी बट्टे चाल। और चाल कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए 27 से 10 बार कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 36, यानी समय कितना लग जाएगा, 36 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात कैसा होगा, ए स्क्वायर से एक बार कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब 4 इधर जाएगा और √3 आपका यही रहेगा,
तो अनुपात कितना हो जाएगा 4/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों के साथ एक जोड़ने पर 4 बनता है तथा गणक गणक का मतलब यहाँ पर अंश है, अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर 7 बनता है, तो प्रस्तुत भिन्न का अंश होगा। तो आपको अंश बताना कि भिन्न का अंश क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी भिन्न क्या है, हमारी भिन्न है x/y। तो जब इसमें हम एक जोड़ देते हैं दोनों में अंश और हर में, तो हमें कितना मिलता है 4 मिलता है। और जब हम अंश और हर में से एक घटा देते हैं यानी x-1/y-1, तो हमें कितना मिलता है 7 मिलता है। ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू उठा के इसमें दूसरे समीकरण में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 2, 3, 7 और 15। तो देखिए यदि हम x की वैल्यू 2 रखें, क्योंकि ये अंश तो दे रखा है 2, यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। तो हम y की वैल्यू चाहे हम कितनी भी रख लें, y की वैल्यू हम चाहे कितनी भी रख लें, हमारा आंसर 4 नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर 4 आने के लिए वो जो वैल्यू है वो मतलब कि 3 में कितनी संख्या से भाग देंगे 4 आएगा, तो आपका निकल ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका 2 आंसर हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका y+1। अब y की वैल्यू कम से कम आप कितनी रखोगे, कम से कम आप 1 रखोगे, 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा 2 रखोगे 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 2 का भाग जब 4 में दोगे तो कितना बचेगा, तो 2 आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना 4, क्योंकि y की वैल्यू 1 से कम नहीं रख सकते, 1 से कम रखोगे तो x/y कितना हो जाएगा, x/y तो फिर ये आपका इनफाइनाइट बन जाएगा ना। x/0 रखोगे तो ये तो आपका इंडिटरमाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कम से कम आप 1 रख सकते हो। तो 1 रखोगे तो 1 और 1 2, जब 4 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 4 नहीं आ सकता आपका आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1 बटे में y+1। ठीक है, इस वाले समीकरण को लेकर चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे में y+1। क्लियर। अब y की वैल्यू आप क्या रखना चाहोगे, आप कहेंगे y की वैल्यू हम 1 रख देंगे। y की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो इस वाले समीकरण में भी तो 1 रखोगे आप, तो जिस वाले समीकरण में 1 रखोगे तो ये 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। फिर आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, तो ये वाली कंडीशन 1 मिल जाएगी। तो इसका मतलब फिर आपको इनडिटरमाइन वाली कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा आपका 15, ऑप्शन बचा आपका 15 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 + 1 यानी कि 16। और y की वैल्यू आप यहाँ कितना रख सकते हैं, y की वैल्यू आप 1 से अधिक रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब जैसे आपने 3 रख दिया आपने, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो मिला के ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है जो कि आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और इस वाले समीकरण में y की जगह रख दीजिए, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 9,000 की लागत से कांति ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद इसी व्यापार में 8,000 की पूंजी लगाकर सुधाकर भी साझेदार बन गया। अंत में इस व्यापार में 6970 का लाभ हुआ। इस लाभ में सुधाकर का कितने रुपए थे। तो देखिए ये आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जिस अनुपात में आपने इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में आप क्या करेंगे, लाभ को बंटवारा करेंगे। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में आपको बंटवारा किया जाएगा। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 9,000 की लागत लगा कांति ने व्यापार शुरू किया था, तो इसका मतलब ये कांति हो गई और एक आपका हो गया सुधाकर। कांति ने कितने रुपए लगाए थे, 9,000 रुपये लगाए थे। कितने समय के लिए लगाए, पूरी साल के लिए यानी 12 महीने के लिए लगाए। सुधाकर ने 5 माह के बाद व्यापार शुरू किया, कितने 8,000 रुपये लगाकर। 5 माह के बाद में शुरू किया व्यापार, इसका मतलब महीने कितने बचे, 7 महीने एक साल में। इसका मतलब उसने 7 महीने के लिए लगाया हुआ पैसा। अब ये दोनों अनुपात निकाल लेते हैं इन दोनों का। देखिए 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 9 × 27, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। यानी उनका जो बंटवारा होगा लाभ का वो 27 अनुपात 14 के रूप में होगा। तो देखिए आगे, अब देखिए इन दोनों का योग कितना होगा, 27 + 14 कितना हो जाएगा 41। अब आपको 41 की वैल्यू दे रखी है 6970,
6970, ठीक है। 41 यूनिट की वैल्यू करके 6970, क्योंकि यही तो आपका लाभ है और लाभ यही इसी अनुपात में बटेगा। तो पूरा का भाग 41 है, 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6970, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6970 बटे में 41, 41 से कटेगा ये आपका 41 से 41 कितना बचे 28, यानी कि 60 बार 170 बार कटेगा। कितना कटेगा 170 बार कट जाएगा आपका, क्लियर 170 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 170। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस्लाम में सुधाकर को कितने रुपए मिलेंगे। तो सुधाकर का हिस्सा है कितना, सुधाकर इसका हिस्सा है 14 यूनिट का, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 170 गुणा 14, यानी कि 17 चौका 68 और 17 का 17 छः 23, यानी कि 2380। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2380, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने समय में 3% साधारण ब्याज की दर से 8000 का सब ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6000 का साधारण ब्याज होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए पहली कंडीशन में हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन में हमने समय निकालना है, ठीक है। हमने मान लिया टी समय, तो टी समय का मूलधन कितना है 8000, गुणा दर कितनी है 3 बटे में 100, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 गुणा 5 साल के लिए 5 गुणा 6000 बटे में 100। हमने बराबर बराबर क्यों रख दिया, क्योंकि दोनों के ब्याज क्या है बराबर बराबर दे रखा है, उतना ही होगा जितना कि इसका है। तो देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा आपका, और 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 8 या 24, 8 या 24 6 से कट जाएगा आपका 4 बार, और 4 से 4 खत्म, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 बस। कुछ नहीं करना था, दोनों का ब्याज बराबर बराबर रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में उसे खाली कर सकता है। इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हम क्या करेंगे, जो समय दे रखा है उसका हम उसके एलसीएम के बराबर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे टंकी की क्षमता है, यानी 25 और 50 का एलसीएम। एक पाइप तो आपका भरने वाला जो 25 मिनट में भर देता है, और एक पाइप क्या है आपका खाली करने वाला जो कि आपका 50 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। ये आपका भरने वाला और ये आपका खाली करने वाला। हमने मान लिया टंकी की क्षमता वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर है, यानी टंकी की क्षमता होगी आपकी 50 लीटर की, क्लियर। अब जो 25 मिनट में पूरा भर देता है 50 लीटर, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरता होगा 2 यूनिट भरता होगा, क्लियर। और ये 50 मिनट में पूरा खाली कर देता है, इसका मतलब 1 यूनिट में कितना खाली करता होगा 1 यूनिट खाली करता होगा। ये 2 लीटर भर रहा है और 1 यूनिट ही खाली कर रहा है। तो जरा ये बताइए कि तो ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल मिला के 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, तो 2 माइनस के 1 यानी कि 1 लीटर भरा जाएगा। कब 1 मिनट में भरा जाएगा। तो आप कह रहे तो टंकी तो आपसे ये पूछा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो एक दोनों पाइपों जब एक साथ खोल दे रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है 1 लीटर भरा जा रहा है, यानी 1 यूनिट भरा जा रहा है। तो 50 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो 50 बटे में 1, यानी कि पूरे पूरे 50 मिनट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 50 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान चतुर्भुज का पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, विपरीत पास से उसकी दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 5 यानी कि 14 गुणा दूरी यानी कि 16, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 224। आपका राइट आंसर भी कितना आ जाएगा 224। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं, इस अनुपात में है। अगर कुल मान 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए सिक्कों पर आधारित मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, सिक्कों पर आधारित ही सवाल है उसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आप आसानी से बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 119 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है 19, 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आप क्या करेंगे 17 को भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे किसमें 19 में। तो जब 17 से भाग करेंगे 19 में तो शेषफल कितना आएगा 2 शेषफल आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको 119 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 19 में भाग देना है 17 से। कितना शेषफल आएगा 2 शेषफल आएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, पी तथा क्यू द्वारा कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार अकेला पी उसी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए तीन दो दो के जोड़े बने हुए हैं, यहाँ पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी। और पी और क्यू मिलकर दोनों कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 दिन हो गए। और क्यू और आर 15 दिन में, ये 15 तक लिख लिया मैंने। और पी और क्यू सॉरी आर और पी 20 दिनों में, तो मैंने 20 लिख लिया। अब क्या करना है आपको, अब इनके जो समय दे रखा है इस समय के एलसीएम के बराबर हम टोटल काम मान लेंगे, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है वो 60 है। तो ये दोनों 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 60/12 यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे। ये 15 दिन में पूरा काम कर देते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 60/15 यानी कि 4 यूनिट काम करेंगे। और 20 दिन में पूरा कर देते हैं, एक दिन में करेंगे 3 काम। ठीक है, तो कुल मिला के तीनों लोग यानी सारे लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 5 और 4 9 और 3 12 यानी सबका जोड़ 12 यूनिट काम कर देंगे। कितने दिन में, तीनों लोग मिलके एक दिन में काम करेंगे। कौन कौन लोग, पी प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का तीनों सबका एक दिन में काम कितना हो गया 12 यूनिट। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी तीनों एक दिन में काम हो गया 12 यूनिट। देखिए 2 पी आया है, 2 आर आया है, 2 क्यू आया, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, यानी तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 6 यूनिट। तो जरा ये बताइए कि क्यू और आर का एक दिन का काम कितना है, क्यू और आर का एक दिन का काम है 4 यूनिट, क्यू और आर का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, तो P + 4 बराबर 6, तो P बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका 6 बराबर 6 - 4 यानी कि 2। अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि P एक दिन में कितना काम करता है, तो P एक दिन में काम करता है 2 यूनिट काम करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि P अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कुल काम है कितना, कुल काम है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करने में पी को कितना समय लगेगा, और पी एक दिन में करता कितना है 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60/2 यानी कि 30 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वह एक कार्य बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखिए आप एक चीज़ समझा दूं कि जो क्षमता का अनुपात होता है, क्षमता का जो भी अनुपात होता है, मान लीजिए ए और बी है, इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो गया, आपसे बोला है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो बी की क्षमता यदि मान लीजिए 1 में है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ए 3 गुना सक्षम है, इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो गया 3:1। तो समय का अनुपात क्या होगा, यानी इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षमता के अनुपात का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। इनके द्वारा लिए गए समय कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। क्लियर, ये वाली चीज़ मैं आपको पहले भी वीडियो में समझाई हुई है, तो आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इन दोनों के समय में अंतर कितना है, इन दोनों के समय में अंतर है 2 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन का अंतर है, एक्चुअल में अंतर है 60 दिन का। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। इसका मतलब ए को कितना दिन लगता है काम, यानी एक पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है 30 या 90 यानी कि 90 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम जो होगा वो होगा आपका 30 और 90 का एलसीएम यानी कि 90। पूरा काम कितना हो जाएगा 90 यूनिट काम हो जाएगा पूरा। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 काम करते हैं। ये 3 काम करता है और 1 काम करता है, कुल मिला कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 और 1 4 काम करते हैं। तो 4 काम एक दिन में करते हैं, तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 90/4। 90/4 का मतलब होता है, देखिए 2 से 2 बार, 2 से 45 बार, 45/2 का मतलब होता है 22.5, यानी उनको 22.5 दिन लग जाएंगे पूरा काम खत्म करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार कितना छोड़े, 8 शेष छोड़े। तो अब जरा ये बताइए कि जब हम किसी संख्या में 20 से भाग देंगे और 8 शेष छोड़ा, तो संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, तो संख्या इकाई का अंक हमेशा कितना होगा 8 होगा।
देखिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, सर्च करके करेंगे कितना है 8 है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न निकालने की ट्रिक क्या होती है, देखिए कैसे पता करेंगे। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखिए 5 दिया 15, 8 दिया 24, 15 ज़्यादा होता है 24 ज़्यादा, तो आप कहेंगे 24 ज़्यादा होता है। इसका मतलब इन दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 3/5 बड़ी हो गई। अब इधर चेक करिए, इन दोनों में चेक करिए, 3 दिया 9, 5 दूनी 10, तो 10 बड़ा होता है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 2/3 बड़ी हो गई। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा, 4 बड़ा होता है 3 छोटा होता है। इसका मतलब इन सब में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 2/3 सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि निम्न में से 11 से विभाजित संख्याओं को भेद कीजिए। यानी आपको एक संख्या दे रखी है, 6 संख्या दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 11 से कट रही है, यानी 11 से विभाजित हो रही हैं। तो कैसे पता करते हैं, तो 11 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है, 11 से विभाजित होने की शर्त होती है कि उनके अल्टरनेट नंबर के जोड़ का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। तो देखिए 7 और 1 8, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 7 का अंतर कितना, 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर, ये हमारी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इधर देखिए 7 और 1 8, 6 और 2 8, अंतर 0 है। इसका मतलब ये हमारी संख्या 11 से विभाजित है। इसमें देखिए 6 और 4 10, 2 और 8 10, अंतर 0 है, ये भी हमारी विभाजित है। 6 और 0 6, 9 2 11, अंतर 0 है, नहीं है, तो ये हमारी विभाजित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5 और 0 5, 4 और 1 5, अंतर 0 है, ये विभाजित है। 6 0 6 और 2 4 6, अंतर 0 है, ये भी विभाजित है। इसका मतलब 2 3 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 11 से विभाजित हैं। 2 3 5 6 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में एक बंदर 4 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वो 1 सेकंड में 3 सेकंड यदि वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो कोई बंदर है जो कि 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, मान लीजिए यहाँ से उछलना शुरू करता है, 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है। फिर क्या कहता है, तुरंत ही क्या कहता है, 2 मीटर गिर जाता है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चढ़ पाया, तो 1 सेकंड में आप कहेंगे 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ पाया। 1 मीटर नहीं 1 फीट चढ़ पाया, क्योंकि 2 फीट तो वो नीचे गिर गया ना, 3 फीट चढ़ा था, 3 फीट चढ़ा था और 2 फीट गिर गया। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ पाया। तो इस हिसाब से 57 फीट चढ़ने में उसे कितना समय लग जाएगा, तो आप कहेंगे 57 सेकंड चढ़ने में उसे 57 फीट चढ़ने में 57 सेकंड का समय लग जाएगा। हमने 57 ही क्यों किया, क्योंकि हमें 60 फीट चढ़ाना था। 1 सेकंड कितना चढ़ता है, 1 सेकंड चढ़ता है 3 फीट। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा 57। तो 57 सेकंड तक तो 57 फीट तक तो आपका ही इस तरह से चढ़ेगा बंदा, पहले चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा। लेकिन जब 57 सेकंड तक 57 फीट के ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ये, जब 58वें सेकंड पे छलांग लगाएगा तो कितने फीट की छलांग लगाएगा, 3 फीट की। तो 57 और 3 कितना हो गया, 60 फीट। तो कहाँ पहुंच जाएगा, 60 फीट के सिरे पे पहुंच जाएगा और आपको वहीं पहुंचाना था। तो 57 सेकंड प्लस 1 सेकंड और कितना हो जाएगा, टोटल समय 58 सेकंड का समय हो जाएगा। यानी 7 फीट लंबे पेड़ पर चढ़ने पर उसको कितना समय लगेगा, 58 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 25% मतलब होता है 1/4। यदि कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी तो 1 की हानि पर बेची जा रही है, इसका मतलब 3 में बेची जा रही है। तो 3 की वैल्यू कितनी रखी है, 150। आपको 4 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150/3 यानी कि 50 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 4 यानी कि 200 हो जाएगी। आपका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये आपका मैथ का हो गया। रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। देखें, चिकित्सक का संबंध रोगी से है तो वकील का संबंध किससे होगा, ग्राहक से, मुवक्किल से, उपभोक्ता से या खरीदार से। जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से होता है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होता है, मुवक्किल से होता है, यानी क्लाइंट से होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोत्साहन से क्या मिलती है, विजय, और कुंठा से क्या मिलती है, कुंठा से मिलती है आपकी विफलता। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनडेटेड का कोड दे रखा है ये, तो करेक्ट का कोड क्या होगा। तो देखिए जब आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट के 4 वर्ड हैं उनको उठा के पहले लिख दिया है।
लास्ट के 4 वर्ड को उठा के पहले लिखते हैं, तो हम भी लास्ट के 4 वर्ड को उठा के कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। तो रेक्ट कहाँ आना चाहिए, रेक्ट आना चाहिए शुरुआत में। तो देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं इसमें रेक्ट शुरुआत में है। और देखिए शुरू के जो 3 लेटर हैं उनको क्या करती है, अंत में लिखती है। शुरू के 3 लेटर कहाँ रखे जाने चाहिए, अंत में, यानी कोड आना चाहिए लास्ट में। कोड लास्ट में किस में है, कोड लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा वी, बी में से आपको क्या करना है, ठीक है, जेड कितना है 26, 26 के बाद फिर 24 आया, फिर 22 आया है, फिर आपका मतलब इनका नंबरिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 26, 24, 22, फिर 20, 18, 16, फिर 14, 12, 10, तो फिर आना चाहिए आपका 8 यानी कि एच, फिर 6 यानी कि आपका एफ, 4 यानी कि डी, फिर आना चाहिए आपका एच एफ डी। एच एफ डी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये क्या जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये दे रखा है बी डी एफ एच जे एल एन पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए एफ का नंबर कितना होता है 6, एल का होता है 12, आर का होता है 18 है, तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए 24, 24 का मतलब होना चाहिए एक्स। तो सब लास्ट में कितना आना चाहिए, हमारा एक्स आना चाहिए। तो एक्स किस में, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाथी में हमेशा होती है, तो हाथी में हमेशा क्या होती है, सूंड होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सीरीज दे रखी है, ये आपको बनानी है, तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसको पकड़ कैसे करते हैं, इसकी पकड़ यहाँ से करिए या फिर आपको यहाँ से करिए, यानी आपको एनसीबी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनसीबी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो एनसीबी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन और बी के बीच में सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए के बाद में क्या आएगा, ए के बाद में बी, ए के बाद में क्या आएगा, बी लगा के देख लेते हैं। तो ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी, यहाँ आपका ए बी, फिर यहाँ पे ए बी, तो आपका कोड बन जाएगा बी सी ए एन, बी सी ए एन नहीं सॉरी ए बी, बी सी ए बी ए बी, बी सी ए बी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कोई स्थान ये है, यहाँ से बी की तरफ चलती है, जो कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। फिर वो 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है, 90 अंश पर बाईं ओर मुड़ जाती है, जो कितनी दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, और पहुँच जाती है कहाँ पे, सी पे पहुँच जाती है। वहाँ से वो फिर 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है और डी पर पहुँच जाती है, और 5 किलोमीटर चलती है। तो 5 किलोमीटर चलेगी तो 2 किलोमीटर की दूरी तो यहाँ तक तय करेगी, उसके बाद 3 किलोमीटर दूरी और तय करेगी, ठीक है, तभी तो 5 होगी, 2 यहाँ तक हो जाएगी, 3 यहाँ तक हो जाएगी। कहाँ पहुँच जाती है आपकी, डी पे पहुँच जाती है। अब फिर वहाँ से 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है, तो कहाँ पहुँच जाएगी, फिर तो 8 किलोमीटर चलती है तो यहाँ पहुँच जाएगी इसके नीचे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा। यहाँ पहुँच जाते हैं ई, आपसे पूछा कि तो ए और ई से, तो ए से ई कितनी दूरी पर है, यानी ये वाला ये स्थान था, यानी आपको ये वाली दूरी पूछी, ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी इस वाली दूरी के बराबर तो होगी 3 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कितना है, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चल गई आपकी, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चल गई, उसके बाद फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ पे आ जाती है 2 किलोमीटर चल के। अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वह किस दिशा में जा रही है, तो देखिए किस दिशा में जा रही है, आपकी दक्षिण दिशा में जा रही है, कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तर्क पर आधारित क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्या आधारभूत संरचना के विकास के लिए सभी प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र को सौंप देने चाहिए, आपका तर्क क्या दे रखे हैं, नहीं इसके लिए निजी क्षेत्र सक्षम नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो ये हमारा तर्क नहीं होगा, हमारा तर्क सही नहीं होगा। हाँ, विकसित देशों में ऐसा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र के हाथों से कार्यान्वित होता है, लेकिन विकसित देशों में क्या होता है उससे हमें क्या मतलब, हमारे अपने देश में होना चाहिए, तो ये भी तर्क क्या है, ये भी तर्क हमारा मजबूत नहीं। आपको बताएं कौन सा तर्क मजबूत है, दोनों तर्क आपके मजबूत नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से बाहर कार्य कर रहे हैं, उन्हें कार्य कर रहे हैं नहीं, यहाँ से देखिए, क्या सभी वैसे तकनीकी विशेषज्ञ जो भारत से बाहर कार्य कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, हाँ उन्हें अपनी देश सेवा के लिए वापस आ जाना चाहिए। ये तो कोई जरूरी बात नहीं है कि अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उन्हें देश सेवा के लिए वापस आ जाना चाहिए, तो बाहर अगर अच्छा काम मिल रहा है तो वहाँ काम कर सकते हैं आराम से, तो ये आपका तर्क नहीं मजबूत नहीं है।
नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसे विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। तो ये भी कोई तर्क मजबूत नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ की कमी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को बुला लोगे, आप किसी को नहीं बुलाओगे, तो इससे क्या डिपेंड पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मतलब ये भी तर्क क्या हो जाएगा, ये भी तर्क आपका मजबूत नहीं बनेगा, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए फिर का कोड ये है, रीड का ये है, तो फिर का क्या होगा, तो देखिए एफ का कोड क्या है प्लस, आपसे पूछा एफ का कोड क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो प्लस किसमें आया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें एफ का कोड प्लस आया है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को चीनी कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है इसका, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में चीनी कटोरा रखता है, नहीं। सबसे कम गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी कथन गलत है। उत्तर प्रदेश चुकंदर की पैदावार में अग्रणी है, ये भी गलत है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञान कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकल सकता है। सभी दरवाजे मेज हैं, तो हमने दरवाजे का बना दिया डी, सभी दरवाजे क्या है मेज है, ठीक है। सॉरी उसका मेज का बना दिया एम। आपसे कह रहा है कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज क्या है कुर्सी नहीं है, कुर्सी हमने अलग बना दी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, बात सही है आपकी। कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, ये वाली बात भी सही है। कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ मेज दरवाजे हैं, ये वाली बात भी आपकी सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में करने से पहले ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको इसको भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।